स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले कूलॉम्स लॉ को हम पढ़ चुके हैं। कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलॉम्स लॉ से हमें मिलता है। ये था हमारा कूलॉम्स लॉ कि दो चार्ज है हमारे पास, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, वो फोर्स कितना है अमाउंट में, उसको जब हम लिखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन इस तरह से हमने इससे पिछली वीडियो में किया है। अब जैसा कि हमने नाम लिखा है कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, मतलब मैग्नीट्यूड को तो लेंगे ही, इसके साथ में हम फोर्स की डायरेक्शन को बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम ये भी बता देंगे कि ये फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है। तो इसको डिनोट करने, इसको लिखने के लिए जैसा कि डायग्राम है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 R, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वही जैसा कि कूलॉम्स लॉ में हम लेके चलते थे। R1 R2 पोजीशन वेक्टर है बेटा, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। अब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स हमारा ये है। अब वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए आपने 11th क्लास में पढ़ा है, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मैग्नीट्यूड को या फिर स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर बनाना है तो उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? यूनिट वेक्टर के साथ। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर बनाना है तो उसकी मल्टीप्लाई हम यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं। तो उसी तरह से बेटा फोर्स, कौन सा चार्ज किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जैसे कि अभी बताया है, जो वेक्टर फॉर्म है इसमें हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो यानी कि वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमें यह बताना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब अगर मैं लिखता हूं F12, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा फोर्स लगाया चार्ज 1 ने, Q1 ने, और किसके ऊपर लगाया? Q2 के ऊपर। तो क्या बोल देंगे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। क्या बताया? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। जो पहले आएगा उसके ऊपर जब फोर्स लग रहा है, और जो बाद में जो नंबर आता है वो चार्ज क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और इसके साथ में जब हमने इसको बता दिया कि कौन सा किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस टाइम इसके साथ हम वेक्टर का जो एरो जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे। इसके बाद F12 क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड है, ये एज इट इज रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2, और R मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच की। तो डिस्टेंस भी हम, जैसे कि फोर्स को हमने वेक्टर बनाया है, वैसे इस डिस्टेंस को भी क्या बनाएंगे? वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे R12। अब ये खास बात है, ये जो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर जो हम ये डिस्टेंस लिखेंगे ये हमारा मैग्नीट्यूड ही है। एक्चुअली क्या है? मैग्नीट्यूड है। और इस तरह से अगर हम बनाते तो हमने तो ये क्या बना दिया? वेक्टर बना दिया। तो इसलिए इसको दोबारा से मैग्नीट्यूड बनाने के लिए इस तरह से इसके बाद दोनों तरफ से मोड़ लगा देंगे और स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को जब वेक्टर में बदलते हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को, यानी कि बिना डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को जब वेक्टर क्वांटिटी में बदलते हैं तो हम साथ में क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो वैसा ही हम इसके साथ करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर कौन सा? 1 से 2। ठीक है, इस तरह से फोर्स 1 2 का एक्सप्रेशन ये हो गया आपके पास। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर जो हमारा होता है वो होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि हमें सपोज कर लिया ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, कोई वेक्टर है ए, उसका अगर यूनिट वेक्टर हम निकालें तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो उसी तरह से बेटा हमने R2 का यूनिट वेक्टर लिया है यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? R12 वेक्टर और R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये देखना, ये नोट करना बेटा कि ये भी R है और ये भी R है, ये दोनों क्या है? सेम R है। इनको लिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में दोनों एक ही हैं।
अब इसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखो ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो इसलिए मैग्नीट्यूड r का स्क्वायर और फिर ये r मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये क्या बन जाएगा r12 Q, और साथ में हमारा क्या बच जाएगा r वेक्टर 1। अब हमने जो 11th क्लास में ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, अब फिर एक बार फिगर की तरफ देखेंगे, उस ट्रायंगल लॉ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अगर दो साइड को हम ऑर्डर में लेते हैं, ट्रायंगल की दो साइड को अगर एक ऑर्डर में लेके चलते हैं तो जो तीसरी साइड होगी वो हम दोनों का क्या हो जाएगी रिजल्टेंट हो जाएगी। तो उसी तरह से देखो बेटा R12 है हमारी ये, अब अगर इसको और इसको एक ऑर्डर में लेके चलते हैं R2 प्लस R12, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाता है बेटा R वेक्टर 1। अब यहां से हम R12 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें R12 की वैल्यू रखनी है, तो यहां से R वेक्टर 12 इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर R वेक्टर 2 माइनस R वेक्टर 1। ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अब इसके बाद जैसे कि फोर्स 1 2 है, इसको और आगे लिखें 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 1/2 Q, और R देख अब निकाली है हमने अभी वैल्यू R वेक्टर 1 2। अब R वेक्टर 1 2 की यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, कौन सी है लिखते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर है और ये क्या है मैग्नीट्यूड। अब ये भी R12 है, तो इसको भी हम इसकी टर्म में लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं R1 माइनस R2, और ये ध्यान रखना है ये क्या है मैग्नीट्यूड है, ऊपर वाला वेक्टर है और नीचे वाला क्या है मैग्नीट्यूड है। अब इसका एक सिंपल तरीका ये भी है बेटा, अगर आप ये वेक्टर और मैग्नीट्यूड 1 2 वगैरह नहीं लगाना चाहते हो, आप इसमें अगर बार बार आप पजल हो रहे हो, तो आप क्या करें, आप इस R को R ही पड़ा रहने दें, ना 1 2 लगाएं इसके साथ और ना इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर का साइन लगाएं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4πε0 और Q1 Q2, इसको केवल हम R रख लेंगे जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है R3, और साथ में R1 वेक्टर माइनस R2। ये वेक्टर हमारा जो वेक्टर की फॉर्म में हमें लिखना है कूलॉम्स लॉ, उसका मेन पोर्शन यही है बेटा, हमें केवल ये वेक्टर साथ में रखना है, यहाँ तक का हमारा जो पोर्शन है वो केवल मैग्नीट्यूड को ही बता रहा है। तो अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। अब जिस तरह से है, अब जैसे कि हमने 1 2 को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से डिनोट किया है, इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है, अब सिमिलरली बेटा हम अब 2 1 को फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1 उसको भी हम इसी तरह से इसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 2 1 जब हम लिखेंगे क्या है हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब सिमिलरली हम फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 को भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी की तरह से 1/4πε0, अगर ये वाला एक्सप्रेशन मैं लिखूं Q1 Q2 अपॉन, यहाँ तक सेम है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है R1 माइनस R2 है, यानी कि R12 की वैल्यू हमने पुट की थी, तो उसी तरह से अब यहाँ R12 ना आके क्या आएगा R21 आएगा, तो 2 1 की वैल्यू हम यहाँ से ये पुट करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा R21 की वैल्यू क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये क्या था दोबारा से बेटा कह रहा हूं, इसको बड़े अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है स्क्वायर, और मल्टी स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब,
और साथ में क्या आ जाएगा, ये हमारा वेक्टर कौन सा, यहाँ 1 2 वेक्टर है, फोर्स 1 2 था तो यहाँ क्या है 1 माइनस 2, अगर 2 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा r वेक्टर 2 माइनस r वेक्टर 1। और जैसा कि मैंने इसके लिए बताया, अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं, इसमें पजल हो रहे हैं, तो आप सीधा तरीका इस मैग्नीट्यूड को केवल r से भी लिख सकते हैं। केवल r से कैसे लिखेंगे, इसी के नीचे थोड़ी जगह में लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। r21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और नीचे केवल r लिख देंगे। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम 1 2 ना लिख के अगर सिंपल r से लिख देंगे तो भी चलेगा। r की पावर कितनी है 3 क्यूब, और ये जरूर लगाना है, ये वेक्टर पोर्शन है इसका r कैप 2 माइनस r कैप r वेक्टर 1। अब शॉर्ट में देखिए, मैंने इनके रिजल्ट को यहाँ अरेंज कर लिया है। और जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो हमारा इस तरह से एक्सप्रेशन बनता है। इसकी जगह मैंने बताया था पहले भी, आप अकेला r भी यूज कर सकते हैं। तो ये 1 2 के लिए फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन है। वेक्टर फॉर्म में जब हमसे पूछा जाएगा तो हम इतना कर सकते हैं। ये हमारी वेक्टर फॉर्म होगी फोर्स की। वेक्टर का मतलब ही ये है कि हमें केवल और केवल ये साथ में 1 2 में r1 माइनस r2 और 2 1 में r2 माइनस r1 हमें ये साथ में लेके आना है इसके, ये जो कि डायरेक्शन को बता रहा है इसकी। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब प्रूव करेंगे कि जो हमारा कूलॉम्स लॉ है ये न्यूटनियन है नेचर में, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को ये ओबे करता है। किस तरह से करता है देखिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। r12 की वैल्यू हमने इसी ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके निकाली थी, r21 की वैल्यू निकाली थी अभी। तो अब देखिए r21 में अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा, r2 माइनस का हो जाएगा और r1 का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालें तो r वेक्टर 21 की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ r1 माइनस r2। तो इसको और आगे लिखेंगे माइनस, तो ये वैल्यू देखिए बेटा आप किससे मैच हो रही है, ये मैच हो रही है r वेक्टर 1 2 से। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, r वेक्टर 1 2। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, r वेक्टर 1 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो r12 वेक्टर है वो 21 का नेगेटिव है और इक्वल है, या फिर दूसरे शब्दों में क्या है, r21 जो वेक्टर है वो r12 वेक्टर का नेगेटिव है और इक्वल है। तो उसी तरह से ये इसके ऊपर भी लागू होता है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, ध्यान से देखिए बेटा, अगर यहाँ से 2 1 से या 1 2 से भी ले सकते हो, किसी भी एक में से अगर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूँ तो ये r2 हो जाएगा माइनस का और 1 हो जाएगा प्लस का। तो देखिए बेटा ये दोनों बिल्कुल जो हैं एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, आप 1 2 भी लिख सकते हैं या 2 1 लिखिए, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि आप इसकी जगह केवल r रखिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड r से भी इसका रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल इसके क्या है, सेम है, और ये वाला इसके इक्वल है, इसके जैसा है। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 के बराबर हो जाएगा, 2 1 माइनस इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, फोर्स 1 2 पुट कर सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो इस तरह से बेटा ये न्यूटन का थर्ड लॉ था हमारा कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन B ड्यू टू A, जो कि हमारा प्रूफ होता है। तो इस बात से हम क्या लिख सकते हैं, कूलॉम्स लॉ Coulomb's law is Newtonian in nature, या फिर Coulomb's law हो गए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस तरह से हमारा Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। एक बार दोबारा से फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जो वेक्टर फॉर्म में लिखने का जो हमारा है एम है, वो हमारा क्या है कि जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जो Coulomb's लॉ से हमने अब तक डायरेक्टली किया है,
इसके साथ में हमें वो वेक्टर लेके आना है जो हमें ये बता दे कि फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है। अब उस वेक्टर को लगाने के लिए, उस वेक्टर को लेके आने के लिए हम इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद यूनिट वेक्टर जो है हमारा होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड वाले में मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई होके ऊपर बचेगा हमारा वेक्टर। अगर 1-2 फोर्स है तो वेक्टर क्या बचेगा, ऊपर क्या लेके चलेंगे 1-2, जो कि किसके बराबर है ट्रायंगल लॉ से r1 माइनस r2, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ये हमारा मैग्नीट्यूड है जो कि r के ही बराबर होता है। और वैसे ही सिमिलरली इसी की तरह 2-1 किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1। इसमें हम यहाँ क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड तो एज इट इज इसी की तरह है, डायरेक्शन में हम क्या लेंगे r कैप 2-1, यानी कि r वेक्टर 2-1, और r वेक्टर 2-1 की वैल्यू क्या है बेटा, ट्रायंगल लॉ से अभी सोल्व की थी r2 माइनस r1, जो हम यहाँ पुट करेंगे। और जब हमने इनको वेक्टर फॉर्म में लिखा, ये हम इनकी वेक्टर फॉर्म हो गई फोर्स की, वेक्टर फॉर्म में लिख के अगर हम किसी भी एक में से माइनस कॉमन लेते हैं तो वो दूसरे के इक्वल हो जाता है। और इस तरह से हम ये बात भी प्रूव कर सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो नेचर में या अपने स्वभाव से कैसा है, न्यूटनियन है, यानी कि न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है।